मंत्री ने प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का दिया आश्वासन। लॉकडाउन 4.0 के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए अपने दिशा निर्देश। राज्य में दुकान खोलने को लेकर दी गई ढील। मेट्रो सेवाएं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रहेगा प्रतिबंध। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों को अनुमति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए सरकार कर रही है किराए का भुगतान। प्रत्येक जनपद में संक्रामक रोगों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला की जाएगी स्थापित। और कांग्रेस द्वारा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए भेजी गई 1000 बसों पर प्रदेश सरकार ने किया खुलासा। कहा, कांग्रेस की बसों की सूची में दिए गए थे ऑटो, टेम्पो, स्कूटर और लोडर के नंबर। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सुपर चक्रवाती तूफान अम्पन से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों द्वारा दी गई तैयारियों का जायजा लिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि सुपर चक्रवाती तूफान के 20 मई 2020 के दोपहर या शाम में पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की प्रबल संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार पहले 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने और इसके बाद और भी ज्यादा तेज होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च स्तर को छू जाने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही राज्य के तटीय जिलों में भारी बरसात होगी और समुद्र में 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इस तूफान से पूर्वी भगनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जिलों के काफी प्रभावित होने का अंदेशा है। इस चक्रवाती तूफान से ओडिशा के तटीय जिलों जैसे जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा में काफी तेज बारिश होने, प्रचंड झोंके वाली हवाएं चलने और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने की संभावना है। ओडिशा के मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एनसीएमसी को अपने द्वारा दिए गए प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। बिजली और टेलीकॉम सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए संबंधित टीमें भी तैनात की गई हैं। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से कहा कि चक्रवाती तूफान के मार्ग में पड़ने वाले निचले इलाकों से समय पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उन्हें महाचक्रवात अम्पन से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बनर्जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की स्थिति का जायजा लिया, जहां बुधवार को चक्रवात के पहुंचने की आशंका है। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पटनायक के साथ फोन पर अपनी बातचीत में अमित शाह ने ओडिशा में स्थिति की समीक्षा की और उन्हें इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से तमाम आवश्यक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। अम्पन सोमवार को महाचक्रवात में बदल गया। दशक में बंगाल की खाड़ी में ऐसा दूसरा प्रचंड चक्रवाती तूफान है ये। एनडीआरएफ के चीफ एसएन प्रधान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओडिशा में किए इंतजामों की जानकारी दी है। प्रधान ने बताया है कि ओडिशा में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 19 टीमों की तैनाती की गई है और 2 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। प्रधान ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जिसमें हमें कोरोना वायरस और महाचक्रवात की दोहरी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है। एसएन प्रधान ने कहा कि ओडिशा में राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 6 बटालियन को एडिशनल बैकअप पर रखा गया है। इन सभी बटालियन के जवानों को एक शॉर्ट नोटिस पर प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है, लगातार पल पल खबर लेने की जरूरत है। वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड है और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। जो एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी का हुआ उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है
और पर्याप्त ट्री कटर्स, पोल कटर्स इत्यादि पोस्ट लैंडफॉल रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है अगर उसकी जरूरत पड़े तो। और जो सबसे अहम बात है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरह से दो डिजास्टर्स हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। पहला डिजास्टर ऑनगोइंग है कोविड-19 जो सब आप समझ रहे हैं, और उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में ही एक दूसरा डिजास्टर हमारे सामने है जो साइक्लोन की शक्ल में है। सो अगर उसको शॉर्ट में कहा जाए, इट इज साइक्लोन इन द टाइम ऑफ कोविड। सो ये डुअल चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मौसम विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि अम्पन साइक्लोन साल 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में आया दूसरा सुपर साइक्लोन है। इसकी हवा की रफ्तार 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। अम्पन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर रडार है ये इससे मॉनिटरिंग हो रहा है और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि ये स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा। लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है। राज्य में मेट्रो सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उससे बिक्री नहीं की जाएगी। सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फल सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। रेस्तरां आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकान में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। पूरे प्रदेश में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो 2 बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए जो भी ट्रेन चलाई जा रही है उसके किराए का भुगतान प्रदेश सरकार कर रही है। प्रदेश में आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मीडिया को जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में 656 ट्रेनें आ चुकी हैं, जिनमें 8,52,000 प्रवासी कामगार आ चुके हैं। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने कहा कि 259 ट्रेनों को और स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश में 656 आ चुकी ट्रेनों को मिलाकर कुल 914 ट्रेनों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 11 से 11.5 लाख प्रवासी श्रमिक प्रदेश में आएंगे। इसके अलावा राज्य परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल भी प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक आयोजित हुई उसमें उस समय तक जो समीक्षा हुई उसके विवरण के अनुसार दिन में लगभग 656 ट्रेनें आ चुकी हैं और इन 656 ट्रेनों में 8,52,000 हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। आज ही लगभग 90 कुल ट्रेन आएंगी, तो आज 81 ट्रेनें अभी आनी बाकी हैं। तो आज ही अगर ये 81 ट्रेन हम ले लें और साथ साथ जो स्वीकृति अभी दे रखी है, लगभग 258 ट्रेनों की स्वीकृति दे रखी जो आने वाली हैं या जिनको कल या परसों आना है, तो कुल मिला के 914 ट्रेनों की हम या तो उनको प्रदेश में ला चुके हैं या उनकी स्वीकृति दी गई है और वो रास्ते में है, आज या कल में आने वाली है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने जानकारी दी कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,783 हो गई है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,964 हैं। इसके अलावा फैसिलिटी क्वारंटाइन में 10,983 लोग हैं। अब तक प्रदेश में 118 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में संक्रामक रोगों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाएगी। विगत 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं उनकी संख्या 237 और अब तक इससे कुल 118 मृत्यु के प्रकरण सामने आए हैं। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 1,964 लोग हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 10,983 लोग हैं। कल कुल 6,870 सैंपल्स की जांच की गई। कल 693 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 3,668 सैंपल पूल के माध्यम से टेस्ट हुए। 693 में से 48 पूल पॉजिटिव आए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मांग पर 1,000 बसें चलाए जाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाने के बाद कुछ तकनीकी कारणों से बसों का परिचालन नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री से इस मामले को जल्द सुलझाकर बसों का संचालन कराने की मांग की है। उन्होंने लखनऊ में आज कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना अहम है। मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए भेजी गई 1,000 बसों को लेकर खुलासा किया है कि 1,000 बसों से जुड़ी जो जानकारी सरकार को भेजी गई है उनमें अधिकांश वाहन 3 व्हीलर और गुड्स कैरियर वाहन हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1,000 हैं, 1,000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है, इनको कोई
श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है जी, उसी का है ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। हाँ, वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं और अभी डिटेल्स निकल रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। और वहीं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जब प्रवासी मजदूर सड़क पर करा रहा था तब कांग्रेस उसके साथ क्रूर मजाक कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस द्वारा दी जा रही बसों का नंबर, ड्राइवर का नाम मांगा था, जिसमें कांग्रेस ने जो बसों की सूची प्रस्तुत की है उसमें ऑटो, टेम्पो, स्कूटर और लोडर के नंबर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई इस मामले पर करेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जो तरीके से छाले की और सब बातें की, एक घड़ियाली आंसू बहाने के लिए केवल दिखाने की बात थी। इसके पीछे उनकी कोई ऐसी मनसा नहीं को मजदूरों की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। वास्तव में उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, जो उनके हर तरीके की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनके लिए पैसे की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, 900 ट्रेनों की व्यवस्था, 27,000 बसों की व्यवस्था, हर तरीके की सुविधा देने के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तत्पर है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 84 प्रवासी भारतीय लंदन से पहुंचे। एयर इंडिया की फ्लाइट के एयरपोर्ट आते ही सभी प्रवासी भारतीयों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 6-6 फीट की दूरी बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जांच भी की। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवासी भारतीयों को बीएचयू भेजने की तैयारी करके रखी गई थी। इसके अलावा वाराणसी में तमाम निजी होटल में सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वंदे भारत के तहत लंदन से बनारस लौटे प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी साफ नजर आई। जो फ्लाइट आ रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और सबका एक तरह से फॉर्म भराया जाएगा, वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी मेडिकल की टीम और प्रशासन की टीम लगी, वो कर रही है। नहीं, काफ़ी मुश्किल का सामना था, क्योंकि मैं तो जमाइका से आ रहा था, लंदन में मुझे ट्रांजिट पे था और मुझे बोर्डिंग पास बाकायदा इशू भी कर दिया था, लेकिन 18 को मुझे इसलिए रोक दिया कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी यहाँ आ गई कि यूके और यूरोप से कोई भी फ्लाइट अब आ नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का फैसला था वो ठीक था। अब इंतजार करते करते बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस गवर्नमेंट ने एविक्यूएशन फ्लाइट स्पेशली चलाई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितना अप्रिशिएट किया जाए प्राइम मिनिस्टर को, मैं समझता हूँ कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इटावा जिला प्रशासन ने लगभग 700 प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों को नुमाइश पंडाल से सरकारी बसों के जरिए उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की है। लगभग 700 प्रवासी श्रमिकों को मेडिकल जांच और खाना पानी देने के बाद उनके घर रवाना किया गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रमिकों के आ जाने से उनके रजिस्ट्रेशन और जांच में अधिकारियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से दूसरे दिन 60 काउंटर लगाए गए थे, जिससे श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या न खड़ी हो। इटावा जिला प्रशासन 2 दिनों में लगभग 6000 से अधिक श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था कर चुका है।
बहरे जाना है, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है योगी सरकार ने। खाते पीते बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है सरकार ने। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, मैं आया हूँ भुसावल से। मेरे को खाना पीना सब मिले है, बस भी मिल गया है। मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थनगर में। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किसानों, श्रमिकों समेत समाज के सभी प्रभावित वर्गों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इस राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के साथ ऑपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का विस्तार करते हुए टॉप 2 टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना में टमाटर, आलू, प्याज के साथ अन्य सब्जियों और फलों को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के विस्तार हो जाने से नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बचेंगे। योजना में किसान को 50% सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी भंडारण पर दी जाएगी। ये जो ऑपरेशन ग्रीन के तहत इन्होंने मोदी जी ने किया है 20 लाख का पैकेज, इसमें जो भाड़ा देना और ये सब कार्रवाई, इससे क्या किसानों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और काफ़ी कुछ किसान ऊपर उभरेगा। आलू, टमाटर, प्याज में छूट थी, अब सभी सब्जियों में छूट मिल गई है, इसलिए हम लोगों को राहत महसूस हो रही है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत इनको सम्मिलित किया गया है, तो इससे ट्रांसपोर्टिंग खर्च में भी यदि हमें किसी प्रकार का असुविधा या कि आर्थिक नुकसान होता है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। तो किस प्रकार जो ये ऑपरेशन ग्रीन योजना है ये किसानों के लिए भागीरथी सिद्ध होगा। देश भर में लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद हैं और गरीब और मजदूरों के सामने पेट भरने की चिंता सता रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को भूख से बचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फिरोजाबाद में राशन की दुकानों पर 5 किलो प्रति यूनिट चावल और 1 किलो प्रति परिवार चना निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। राशन लेने आने वाली महिलाएं एवं पुरुष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोल घेरों में लाइन लगाकर मुंह ढककर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और नंबर आने पर सैनिटाइजर लगाकर मशीन में अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त किया। सरकार की तरफ से पिछली बार भी चावल मिले थे, इस बार भी चावल मिले और 1 किलो चना। मैं सर मोदी जी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आज जो लॉकडाउन के चलते मोदी जी ने जो राशन वितरण का जो कदम उठाया, मैं इसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, मोदी जी ने जो ये अनाज वितरित कराया है हमें फ्री, हम उसका स्वागत करते हैं मोदी जी के फैसले का। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से राशन अगले महीने भी मिल चुका चावल, और शुक्रिया है उनका कि उन्होंने क्या नाम दिए 5 किलो चावल, 1 यूनिट पे 5 किलो चावल और 1 परमट पे 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे 20 किलो चावल और 1 किलो चने। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मिल रहे निःशुल्क राशन से गरीबों को राहत मिल रही है। जिले के 12 विकास खंडों के 4,54,788 कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जा रहा है। जिले में राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद पॉश मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के इस कदम से उन्हें काफी सहूलियत मिली है। पुरानिया दही तो गल्ला मिलता है, हर महीने में मिलता है, फ्री में सरकार ने हमको दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको फ्री में लॉकडाउन में मिला है गल्ला चावल, 25 किलो चावल मिला, 5 मिनट का हमारा कार्ड है। स्वामी विवेकानंद राशन कार्ड है, जब से योजना है हमको 4 यूनिट से कार्ड पर 20 किलो मिल रहा है। लॉकडाउन में योजना के तहत फ्री 20 किलो हमें मिल रहा है। ये जैसे लॉकडाउन हुआ है तब जो भी सरकारी योजना है सारे हमें उसका लाभ उठा रहे हैं और हमें सब लोगों को मिलता है तिमाही वार्ड से। और मोदी सरकार की जो नीतियों की वजह से हम लोगों को, हम आम जनता को ये जो गल्ला फ्री में गल्ला बांटने की व्यवस्था की गई है, जिस वजह से जीने का एक साधन मिला। अगर इन्होंने ये व्यवस्था नहीं की होती तो शायद आम आदमी एकदम से मजबूर हो जाता बाहर निकलने को।
लॉकडाउन 4.0 के शुरू होने पर प्रयागराज के व्यापारियों ने सरकार को बहुत धन्यवाद दिया है और बहुत दिनों के बाद बाजारों में थोड़ी आवाजाही और रौनक भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से निकलकर जरूरी सामानों के लिए बाजारों में दिखे। व्यापारियों ने नए रंग रूप और नए दिशा निर्देशों के साथ शुरू किए गए लॉकडाउन 4.0 की सराहना की और व्यापारियों ने यह भी कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यापार को करेंगे, जिससे उनकी भी रोजी रोटी चलेगी। आज से डीएम साहब जो छूट दे रहे हैं व्यापारियों के लिए हित में, थोड़ा सा लॉकडाउन का पालन करते हुए, 4th लॉकडाउन का, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं व्यापारी हूं और थोड़े जो छूट है मैं सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करूंगा और व्यापारी के हित के लिए ही से मैं सामान दूंगा, जिससे व्यापारी की जो पीड़ा है वो दूर होए। मैं सरकार के समर्थन में हूँ, लॉकडाउन 4 के समर्थन में हूँ। सरकार जो भी फैसला लेगी मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बंथरा के किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाले 2000 रुपए उनके खाते में आने से उन्हें काफी राहत मिली है। सरोजनी नगर शाहपुर मंझगावा के किसान ब्रजकिशोर बताते हैं कि इस राशि के मिलने के बाद इसका उपयोग खेती के कार्यों में किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इनके अलावा राजवती वर्मा, नरेंद्र कुमार यादव और रामलखन भी इस संक्रमण के दौरान किसान सम्मान निधि की धनराशि मिलने से राहत महसूस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की राशि हमारे खाते में दी है, इससे हमारी फसल का सही तरीके से उपयोग हुआ है पैसों का। और मुझे किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपया अभी जल्दी ही मिली है, 1 हफ्ते पहले। और इस महामारी के समय में जो ये 2000 रुपया हमारी खेती के लिए बहुत अति आवश्यक यानी महामारी के रूप में काम करेंगे और ये हमारी मोदी सरकार की देन है। हमारे खाते में 2000 रुपये किसान सम्मान निधि द्वारा आया है। इस लॉकडाउन में ये 2000 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 2000 रुपये भेजने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना में मोदी जी ने मेरे खाते में 2000 रुपये भेजा है किसान सम्मान में। हमें प्रधानमंत्री जी मोदी 2000 रुपये ये कोरोना के हिसाब से जो हमें रोजीना हर में मिल रहे हैं, इसी से हम खेती के बाड़ी का काम करते हैं और मोदी जी का धन्यवाद है, बधाई है हमारी। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने समूचे देश को लॉकडाउन कर दिया है। रविवार को चौथे चरण के लॉकडाउन का भी ऐलान हो गया है। सरकार के इस फैसले का जौनपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोरदार स्वागत करते हुए इसे सही कदम बताया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही इबादत करें, अलविदा, जुमा व ईद की नमाज घरों में ही अदा करें, ताकि इस खौफनाक वायरस से बचा जा सके। तमाम मुल्क के लोगों ने जिस तरह से अब तक के लॉकडाउन का इस्तकबाल किया है और बाकायदा घरों में रहे हैं और कम से कम निकले हैं और कोरोना के हराने की मुहिम में जुटे रहे हैं, उसी तरह से ये जो हमारे मुल्क के रहनुमा मोदी जी की तरफ से ऐलान हुआ है, उसमें इसी तरह से पाबंदी के साथ घरों में रहें, जुम्मतुल विदा की नमाज घर में अदा करें और दूसरी इबादतें घर में अदा करें। और साथ साथ ये कि नमाज ईद में भी घर पे रहकर नमाज ईद अदा करें, इसलिए कि ईद की खुशी ये है कि दूसरे को खुश किया जाए। और अगर हमने निकल करके दूसरों को दुख बांट दिया या दूसरों से दुख ले लिया तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। और जब हम ज़िंदा रहेंगे तभी इबादत करेंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर ना इबादत है, ना ईद है, ना जुम्मतुल विदा है। लिहाजा सबसे पहले प्रियॉरिटी इस्लाम ने भी दी है और ह्यूमनिटी भी कहती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत, उसके बचाव का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा घर में रहें, प्रशासन की बात को मानें और कानून को न तोड़ें और न अपने हाथों में। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों?
मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है। दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हम, हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी